हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यू और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज अंकित और जूली हमारे साथ है और हम थर्ड ओडीआई साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय साउथ अफ्रीका इंडिया का टूर कर रहे हैं। 16 जून को ये टूर स्टार्ट हुआ था एंड 9 जुलाई को ये कंक्लूड होगा। ये मल्टी फॉर्मेट सीरीज वो लोग खेल रहे हैं जिसमें 3 ओडीआईस और 3 T20Is और फिर एक टेस्ट मैच भी वो साथ में खेलेंगे, जिसमें बैंगलोर में होने वाला ओडीआई सीरीज इंडिया ने पिछला मैच जीतकर 2-0 से लीड ले ली है। और पिछले मैच का मैंने मेंशन किया है, तो आई मीन व्हाट अ मैच इट वाज। इतना क्लोज मैच कि आपने फर्स्ट मैच जो था वो 143 रन से इंडिया ने जीता और दूसरा मैच मात्र 4 रन से। इतना नैरो वो मैच किया, उसमें चार चार सेंचुरीज हमको देखने को मिली। तो एक फैन पर्सपेक्टिव से वो बहुत एक ट्रीट था हमारे लिए कि इतना क्लोज मैच देखने को मिला, दोनों साइड से फाइटिंग हुई। तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, उन्होंने गेंदबाजी चूज करी। फिर अगर इंडियन ओपनर्स की बात करूं तो उस समय हम देख सकते थे कि पहला जो 10 ओवर था उसमें सिर्फ 28 रन बने थे, थोड़ी धीमी शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे जब मैं कहूँ कि हरमनप्रीत कौर आए, उन्होंने वहां 100 रन पे जब इंडिया थे और हरमन की एंट्री हुई, वहां से जो पार्टनरशिप बनी है उनकी और उनके वाइस कप्तान के बीच में, स्मृति मंदाना के बीच में 171 रन की जो पार्टनरशिप थी, जिसमें स्मृति मंदाना ने 136 रन उन्होंने अपना हाईएस्ट टोटल इस मैच में दर्ज किया, उनकी एक सेंचुरी थी। फिर हरमन अनबीटन रहे, 103 रन उन्होंने बनाए और ऋचा घोष ने भी उनका एंड में कंट्रीब्यूशन दिया, 13 बॉल में 25 रन मार के। तो इंडिया ने एक बड़ा टोटल 325 का सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे बनाया, जिसमें मलाबा ने 2 विकेट्स लिए और मसाबता क्लास ने 1 विकेट लिया। तो जूली, इस फर्स्ट इनिंग्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि आप कितने एक्साइटेड हो गए थे कि दो दो सेंचुरीज इंडियन ओपनर्स के साइड से मिली, मतलब ओपनर एंड इंडियन कैप्टन के साइड से मिली, एंड 326 का वो टारगेट साउथ अफ्रीका को चेस करना था। तो उस पे आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही मज़ा आया ये सेकंड ओडीआई देखकर, क्योंकि जैसे कि प्रशस्ति आपने कहा कि 300 से अधिक रन्स हुए थे और मैच के बाद जो भी स्टैट्स आते हैं उसकी तरफ अगर हम नज़र, तो समझ में आ रहा है कि ये पहली बार ऐसा है कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने 300 से अधिक रन्स पहली बार वुमेन्स ओडीआई के अंदर होम सॉइल पे बनाए हैं। तो यही दिखाता है कि कितना बड़ा मोमेंट था इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए, और खासकर कप्तान और वाइस कैप्टन है स्मृति मंदाना, दोनों के बल्लों से सेंचुरीज आई। स्मृति मंदाना का स्पेशल एफर्ट हम कहेंगे, क्योंकि बैक टू बैक सेंचुरीज उन्होंने लगाई है बेंगलुरु के स्टेडियम में। और हरमनप्रीत कौर ने अगर हम देखें तो सितंबर 2022 में वो सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ, तो तकरीबन 1.5 साल बाद हम कह सकते हैं कि सेंचुरी हरमनप्रीत कौर के बल्ले से आई। तो देखने में काफी मजा आया ये दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग। और जैसे कि आपने मेंशन करा कि पहले 10 ओवर काफी धीमे शुरुआत करी थी, और मेरे ख्याल से पहले तो केवल 4 ही रन बने थे। तो यही दिखा रहा है कि पिच शुरुआत में काफी डिफिकल्ट था, बट बल्लेबाज सेट होने लगे धीरे धीरे। आई थिंक वो इजी होते गए उनके लिए, और फिर बाद में रन्स बनाना काफी आसान रहा था इंडियन टीम के लिए। काबिले तारीफ है जो भी परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दिया। और आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एडवर्टाइजमेंट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, क्योंकि 326 रन बनाते थे साउथ अफ्रीका को, और उन्होंने काफी अच्छा फाइट दिया। 321 बनाए, 4 रन ही शॉर्ट रह गए वो स्कोर से। और अगर हम एग्रीगेट भी करके देखें तो तकरीबन 446 रन आए थे, विच इज द सेकंड हाईएस्ट मैच एग्रीगेट इन वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है ये वुमेन्स गेम के लिए, और मेरे तीसरा ओडीआई होगा। हालांकि डेड रबर होगा इंडियन पर्सपेक्टिव से, बट फैंस जरूर बड़े पैमाने में आएंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम में। दूसरी तरफ अगर मैं साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग करूं, बैटिंग के बारे में बोलूं, तो थिंक कप्तान लॉरा, आई थिंक वो जो 184 नॉट आउट उनकी जो इनिंग्स थी श्रीलंका के खिलाफ, मुझे लगा वैसे ही कुछ परफॉर्मेंस उनके बल्ले से आई। सेकंड ओडीआई के अंदर बहुत ही बेहतरीन शुरुआत उन्होंने दी, और मारिजान काप के साथ जो साझेदारी उन्होंने रची वो देखने में काफी मजा, और काफी सिमिलरिटीज लगी हमें। मंधाना और हरमन जब बल्लेबाजी कर रहे थे और लॉरा वुल्फार्ट और काप बल्लेबाजी कर रहे थे, तो काफी नेक टू नेक चल रहा था ये कॉन्टेस्ट। तो काबिले तारीफ, बट आई थिंक ऑन दी अदर हैंड बोलर्स के लिए इतना खास दिन था। आई थिंक वो भूलना चाहेंगे वो दिन, बट अक्सर ऐसे होता है कि कभी बैटर्स चलते हैं कभी बॉलर्स चलते हैं, बट आई थिंक थर्ड ओडीआई देखते हैं क्या अलग लेकर आएगा। और जस्ट एक ही मेंशन करना था मुझे कि जैसे कि हम डब्ल्यूपीएल के अंदर वो था ना,
उसके बारे में बात करते थे, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा है सेकंड ओडीआई में। और पार्टनरशिप भी अगर हम देखें, अंकित और प्रशस्ति, ये दोनों के बीच कितने रनों की पार्टनरशिप हुई, तो 171। वो जो मैजिकल फिगर जो हरमनप्रीत कौर के साथ एसोसिएटेड होता है, आई थिंक वो दोबारा मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो आई थिंक ओवरऑल सुपर्ब फॉर वुमेन्स क्रिकेट। या बहुत ही बेहतरीन फर्स्ट इनिंग्स थी। एंड जूली, अभी आपने थोड़ा सेकेंड इनिंग्स के बारे में बताया, तो उसको और डिटेल में अगर मैं बताऊं तो डेब्यूटेंट अरुंधति ने जो उनको 5 साल बाद उन्होंने लाइक उनका T20 डेब्यू से 5 साल बाद उन्होंने डेब्यू किया ओडीआईज में। 3 साल का एक ब्रेक था इंटरनेशनल, उसके बाद उनको मौका मिला, तो उन्होंने ही पहला झटका दिया साउथ अफ्रीका का विकेट लेकर। उन्होंने तानजिम ब्रिज का विकेट लिया था, 5 रन पे उनको आउट किया। फिर धीरे धीरे वो चीज मतलब उस साइड से मतलब लॉरा वोल्वार्ट खड़े थे, बट उधर से मौका नहीं मिल रहा था मतलब बाकी बैटर्स को रन्स बनाने का। फिर एक इंटरेस्टिंग सी चीज हमें देखने को मिली, और 50 स्मृति मंदाना के हाथ में गेंद आई और उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल विकेट दर्ज किया सुनील लुइस का लेके। तो वो एक बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बट हरमन ने पोस्ट मैच में इस बारे में बताया कि स्मृति यूज्ड टू प्रैक्टिस बॉलिंग इन द बैटिंग कैंप, तो वहां से उनका इनविन वो ही उनको पिच करती थी कि प्लीज आप मुझे बॉलिंग दो, 1 ओवर दो, मैं ट्राई करूंगी। बट उनको सुनील लुइस का वो विकेट मिला। फिर जब मारिजान कैप की एंट्री हुई, देन वो एक उनका 258 वो मैच खेल रहे थे, उनका वो अपीयरेंस था। उन्होंने वहां से जो साझेदारी रची है लॉरा वुलवार्ड के साथ, 114 रन्स मारिजान कैप बाद में आए, पर उन्होंने पहले सेंचुरी बनाए। एंड वो इतना करीबन 121 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। फिर दीप्ति शर्मा ने उनका विकेट लेके वहां से थोड़ा लगा कि शायद मोमेंटम उनका बिगड़ा, बट नेडीन डे क्लर्क आए एंड उन्होंने दोबारा उस मोमेंटम को मेंटेन रखा एंड 22 गेंदों में 28 रन उन्होंने बनाए। तो काफी नेक टू नेक मैच हो गया था। बट वो आखिरी ओवर पूजा वस्त्रकर का, वहां पे जो वहां पे जो चेंजेस आए, उन्होंने वो आखिरी गेम बदला था। वो उनका 100 इंटरनेशनल मैच था। उस मैच में लास्ट ओवर पे इतना जिम्मेदारी उन्होंने लिया, नेडीन डे क्लर्क को आउट किया, फिर शंगासे को नेक्स्ट में आउट किया। देन लॉरा के पास लास्ट बॉल थी एंड उनको वो फेस करना था, 5 रन बनाने थे। तो वो मुश्किल ही उस समय हुई एंड वो बीट हो गए उस बॉल से। एंड लॉरा ने भी अपनी 135 की वो इनिंग्स को वहां पे अनबीटन रहने दिया। तो ये 4 मैच का इतना 4 रन्स का ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो गया उस पॉइंट पे। तो अंकित, आप इस साझेदारी और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उन लोगों ने भी बहुत अच्छा 184 का पार्टनरशिप बनाया, हमें इंडियन साइड से भी पार्टनरशिप मिले। एंड लॉरा वुलवर्ट ने अपनी सेंचुरी ही दर्ज नहीं करी, उन्होंने अपने 4000 रन्स भी कंप्लीट किए एंड वो यंगेस्ट है इन ओडीआई फॉर्मेट टू कंप्लीट दिस। वो 25 साल की उम्र में उन्होंने इस चीज को कंप्लीट किया। तो इस पे अंकित आप क्या कह सकते हैं? आई थिंक बहुत अच्छा मैच था फर्स्टली बिकॉज जिस तरीके से 4 शतक देखने मिले एंड आई थिंक मैच ऑफ मेनी रिकॉर्ड्स आई वुड से बिकॉज आई थिंक इट वाज द फर्स्ट ओकेजन जहाँ पे 4 शतक हमें देखने मिले। उसके अलावा एज यू मेंशन्ड कि लॉरा के भी 4000 वनडे रन हुए। आई थिंक स्मृति ने भी शतक लगाया, हरमनप्रीत कौर का भी शतक लगा। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि मैरिजन कप, आई थिंक वो शी केम इनटू दिस सीरीज प्योरली एज अ बैटर एंड पहले मैच में हालांकि उतने रन नहीं बने थे, लेकिन वापसी दूसरे मैच में करी, वो भी एक बड़े शतक के साथ। एंड आई पर्सनली फेल्ट कि 300 रन से ज्यादा जब बनते हैं वो अपने में एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका बहुत करीब गया, लेकिन कुडोस टू पूजा वस्त्रकर, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने ओवर डाला, आई थिंक बहुत ही मुश्किल था बिकॉज 4 बॉल में 6 रन चाहिए थे। हालांकि क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो डी क्लर्क ने भी शॉट मारा, आई थिंक उसकी जरूरत नहीं थी बिकॉज 4 गेंदे 6 रन, आई थिंक शायद सिंगल डबल से काम हो जाता बिकॉज एक तरफ आपके पास लॉरा भी थी जो शॉट्स खेल सकती थी और सेंचुरी लगाया था। तो आई थिंक इट वाज जस्ट अबाउट स्मार्ट क्रिकेट। लेकिन एज वी से आई थिंक दिस इज व्हाट क्रिकेट इज अबाउट। आई थिंक एट टाइम्स आपको टेम्प्ट करने देता है कि जो आपको नहीं करना चाहिए, आई थिंक आप वो कर देते हो। बट kudos to both the teams because बहुत close match हुआ। I think it was more of a story about ifs and buts thoroughly, but I think India had their edge and the team who plays better throughout the innings, I think eventually I think India ने वो मैच जीता। या काफी सेंचुरीज हुई हैं। स्मृति मंदाना ने अपनी 7th रजिस्टर करी, हरमनप्रीत ने अपनी 6th रजिस्टर करी, फिर मारिजान कैप ने अपनी 3rd ओडीआई सेंचुरी। एंड
5th पोजीशन पे वो बैटिंग करने आते हैं, तो वो भी एक बड़ी बात है कि उस पोजीशन पे आके उन्होंने अपनी ओडीआई सेंचुरी की एंड लॉरा वुलवर्ट ने भी अपनी 8th ओडीआई सेंचुरी रजिस्टर करी। तो काफी सेंचुरीज वाला मैच था एंड बहुत ही अच्छा था कि क्लोज विक्ट्री वाला। एंड स्मृति मंदाना का एक और इसमें रिकॉर्ड है कि 253 नॉट आउट इस समय उनके टोटल मिला के रन हो गए हैं, जो कि इस बायलैटरल सीरीज में मोस्ट है। मतलब इंडियन से आज तक किसी भी इंडियन ने 3 मैच बायलैटरल सीरीज में इतने रन नहीं बनाए जो स्मृति मंदाना ने बनाए। एंड साथ ही साथ उनकी 2 कॉन्सिक्यूटिव सेंचुरीज की जो हम बात करते हैं, तो वो भी पहली इंडियन बनी जो जिसने कॉन्सिक्यूटिव सेंचुरीज बनाई है ओडीआईएस में। काफी एक इंटरेस्टिंग मैच था। अब थोड़ा हम थर्ड ओडीआई की ओर बढ़ते हैं। रिजल्ट हमें मालूम है कि 2-0 से इंडिया इस मैच को सील कर चुका है, पर वो चैंपियनशिप पॉइंट्स जो हम बात करते हैं कि इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाइड है होम की वजह से कि वो होस्ट है, बट साउथ अफ्रीका इस समय थर्ड पोजीशन पे है एंड 23 पॉइंट्स जो पिछली बार भी मेंशन किए थे उसमें अभी कोई चेंज पोजीशन पे आ गए हैं। 6 से उन्होंने 4th का जंप लिया है 19 पॉइंट्स के साथ। बट साउथ अफ्रीका के पास अभी मैचेस जो है उनमें उनको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2-2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है सो दैट आप उसमें क्वालिफाई करो। तो अब इनका अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड हम देखें कि थर्ड मैच जो कि होने वाला है 23 जून को बैंगलोर में, इस मैच में क्या मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड अभी जो चेंजेस आए हैं, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है, उस पर थोड़ा हम नजर डालते हैं कि अगर हम देखें तो अभी 17 मैचेस इंडिया ने जीते हैं एंड 12 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, जिसमें उनका अगर लास्ट 5 का रिसेंट परफॉर्मेंस में हम थोड़ा ध्यान दें तो इंडिया लास्ट 2 मैचेस अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एंड साउथ अफ्रीका ने लगातार 3 जो हारे हैं उसमें भी वो एक श्रीलंका के खिलाफ मैच था जिसमें लॉरा ने उस समय भी अपना 184 बनाया, इतना उन्होंने प्रदर्शन दिया, पर उस दिन चमारी अट्टापट्टू ने 195 बना के उस बीट किया एंड वो विक्ट्री उन्होंने सील की अपने साइड के लिए। तो ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। इस पे थोड़ा मैं जूली आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं अभी चैंपियनशिप पॉइंट्स के बारे में भी मैंने बात करी एंड अभी हम देख सकते हैं कि स्मृति मंदाना ने इस समय 2 मैचेस में 253 रन्स बना लिए, आशा शोभा ने 2 मैचेस में 4 विकेट्स लिए। तो इस पूरे स्टैट के हिसाब से आपके क्या व्यूज है? तो आई थिंक जैसे कि हमने बात करी नील से इंडिया तो अप है, तो डेड रबर जरूर हो सकता है, बट जैसे कि आपने जिक्र करा है वो चैंपियनशिप पॉइंट्स का, तो साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल भी डेड रबर नहीं है और वो चाहेंगे कि वो क्लीन स्वीप या व्हाइट वॉश ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार जब 2021 में साउथ अफ्रीका आई थी तभी उन्होंने 4-1 से इंडिया को हराया था वो ओडीआई सीरीज के अंदर, और इस बार काफी वो भी हैरान परेशान होंगे कि क्या हो गया उनके साथ। बट अगर हम ये आंकड़े भी देखें तो ये देखने में बहुत बेहतरीन लग रहा है कि सेंचुरीज हम देख सकते, लॉरा वुलफर्ट और स्मृति मंदाना सेंचुरीज आ चुकी है, तो आई थिंक ये ओडीआई क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन साइंस है। हाई स्कोरिंग गेम्स हमने देखे हैं, पिछले फर्स्ट ओडीआई में भी 250 के ऊपर रन हुए थे एक इनिंग के अंदर, सेकंड मैच में तो हमने 300 के ऊपर रन देखे थे। ओवरऑल बैटर्स का आई थिंक ये ओडीआई सीरीज रहा है अभी तक। बट दूसरी तरफ अगर हम गेंदबाजी या बॉलिंग स्टैट्स देखें तो आशा शोभना जो भारतीय लेग स्पिनर है, उन्होंने पहले ओडीआई में 4 विकेट्स लिए थे, बट दूसरे मैच में वो विकेटलेस रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड था वो काफी बैटिंग पैराडाइज जैसे कि हम कह सकते हैं। बट दीप्ति शर्मा आई थिंक काफी कंसिस्टेंट रही है, पिछले मैच में भी 2 विकेट्स थे और फर्स्ट ओडीआई में भी 2 विकेट्स आए हैं उनसे। और अगर हम बाकी जो 3 खिलाड़ी देखें तो वो तीनों साउथ अफ्रीका के आयापोंगा हो, मसाबाता क्लास और फिर मलाबा जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो आई थिंक जो थर्ड ओडीआई है शायद पिच में देखते और क्या मजा आएगा, क्योंकि पहले 2 ओडीआई में तो बहुत ही बेहतरीन रहा था। बट इंडियन पर्सपेक्टिव से मुझे यहाँ पे यही कहना है कि तीसरे ओडीआई में हम शायद बेंच स्ट्रेंथ होते हुए देख सकते हैं। जो कोच है अमोल मुजुमदार, आई थिंक वो भी चाहेंगे कि जो बेंच पे खिलाड़ी बैठे हैं अभी उनको मौका दिया जाए। श्रेयांका पाटिल हो या शबनम शकील, जिनको हाल ही में इंक्लूड है वो वर्कलोड मैनेजमेंट पेसर्स का हैंडल करने के लिए, तो मुझे लगता है शायद बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट हो सकते हैं और यहाँ पे शायद मौका बन सकता है साउथ अफ्रीका को कि वो थर्ड ओडीआई जीतने के अच्छी पॉसिबिलिटी है उनके पास। और दूसरी चीज मुझे देखनी है कि पहले 2 ओडीआई में अगर हमने देखा होगा तो इंडियन टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी, तो उन्होंने अभी तक स्कोर डिफेंड करा है दोनों मैचेस के अंदर। तो तीसरे ओडीआई में अगर उनको स्कोर चेस करना हो तो आई थिंक वो अप्रोच कैसा होगा, आई थिंक वो अगर होता है तो आई थिंक सीरीज एक कंप्लीट पैकेज बन सकती है। यार डेफिनेटली। एंड अभी आपने शबनम शकील का जो मेंशन किया है, तो उसमें हरमन ने बोला भी था कि पोस्ट मैच में कि
एक मीडियम पेसर का उनको एक स्पॉट खाली था, वो गैप स्मृति मंदाना ने उस समय फिल किया। बट शायद इसी चीज पे उन लोगों ने और फोकस किया हो कि न्यू टैलेंट है, WPL के यंगेस्ट डेब्यूटेंट है, उनको लेके आए कि अभी एक्सपीरियंस है उनके पास, थोड़ा थोड़ा उन्होंने इतना डोमेस्टिक में खेला है एंड WPL में भी उन्होंने थ्री फॉर लिया था यूपी वॉरियर्स के खिलाफ, जिसमें चमारी अट्टापट्टू और अलीसा हिली जैसे प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया था। तो एक बहुत अच्छा उनके पास एक्सपोजर है इन चीजों का, तो शायद उनको इसी थॉट से इंक्लूड किया गया हो। तो अब आगे बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में कि जो हमारे की प्लेयर्स हो सकते हैं नेक्स्ट मैच में। तो डेफिनेटली फर्स्ट पिक स्मृति मंदाना होंगे कि अभी इतना अच्छा फॉर्म चल रहा है, लगातार आपने 2 सेंचुरीज बनाए हैं, तो थर्ड में भी आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप बेटर रन्स बनाए। एंड अब तो शायद हम बॉलिंग भी एक्सपेक्ट करते होंगे कि स्मृति मंदाना को शायद अगर ओवर मिलेगा तो वो बॉलिंग भी कर सके एंड वो विकेट्स ले सके, क्योंकि सुनील लुइस का विकेट भी एक इम्पॉर्टेंट विकेट था, क्योंकि अगर वो वहां पे एक साझेदारी स्टिच होती तो फिर वो और प्रॉब्लम बन सकता था भारतीय टीम के लिए। तो अब थोड़ा स्मृति मंदाना के बारे में बात करते हैं। तो अंकित, आपसे शुरुआत करते हैं। आप स्मृति मंदाना का आपने देखा लगातार 2 सेंचुरीज आए, 7th ODI सेंचुरी उन्होंने बनाए एंड फर्स्ट इंडियन बने की कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बनाने में, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक एक बहुत खूबसूरत सीरीज रही है उनके लिए, बिकॉज 2 शतक मारना है एंड आई थिंक जो भी शतक मारे उसमें कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ा है, और पिछले मैच में एज यू सेड की बॉलिंग भी किया उन्होंने एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब आगे जाके आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर स्मृति मंदाना's बॉलिंग वर्जन गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज एज आई थिंक हरमनप्रीत ने भी कहा था कि पिछले मैच में एक पेसर की कमी थी जिसके चलते आई थिंक उनको मौका दिया, एंड आई थिंक दैट टैक्टिकल मूव आई थिंक इट proved out to be a worthy one because wicket मिले उनको and but I think she's अगर हम वनडे रिकॉर्ड्स भी देखें, I think she's only 5 runs away from the 3,500 runs mark in one day cricket. So I think it shows कि हर मैच में कुछ ना कुछ इनके रिकॉर्ड्स, and that's how आप जितने रन्स बनाते जाते हो, and I think she's just 28, so I think I'm pretty sure कि बहुत कुछ देखना बाकी है, but keeping an eye on this T20 World Cup as well. But I think निगाहें आई थिंक नेक्स्ट ईयर के वनडे वर्ल्ड कप की तरफ भी होगी, बिकॉज वो भारत में हो रहा है, एंड आई थिंक वी ऑल नो कि जब वर्ल्ड कप भारत में होता है कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, बट इट्स गुड टू सी जिस तरीके का फॉर्म है। आई थिंक जो पहले थोड़ी सी एक आई वोंट से प्रॉब्लम बट होता था कि शी यूज्ड टू गेट आउट इन 70s and 80s, लेकिन अभी आई थिंक इनिंग्स को और लंबी इनिंग्स खेलती है। आई थिंक शी मेक श्योर कि 30-40 ओवर तक बैटिंग करे, एंड उसके चलते एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है इंडियन टीम के लिए। एंड फिर जो फिनिशर्स है डाउन द ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा या फिर पूजा वस्त्रकर, आई थिंक it provides आइडियल टाइम फॉर देम टू कम ऑन टू द क्रीज, जहाँ पे आपको आप थोड़ा और फ्रीडम के साथ खेल सकते हो, बिकॉज जो बड़े रन बनाने होते हैं वो आई थिंक स्मृति काम कर देती है। तो दिस इज व्हाट इवेंचुअली अ टीम गेम हैज टू बी, एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट थिंग अगर उन्होंने एक और शतक लगाया, बिकॉज 2 लगाए, 3 शतक एक वनडे सीरीज में। आई थिंक बहुत बार शायद ये हुआ है, नहीं होगा, ऑब्वियसली मेंस क्रिकेट में भी बहुत कम हुआ रहेगा, बट इट विल बी अ वेरी नाइस ओकेजन, बिकॉज उनका घरेलू मैदान है। इफ यू गो शी हैज बीन रिप्रेजेंटिंग द आरसीबी साइड इन WPL, सो आई थिंक इट शोज कि वो सारा एक्सपीरियंस आई थिंक इट्स कमिंग एंड पिकिंग अप इन द राइट डायरेक्शन फॉर इंडियन क्रिकेट। या अब उनका अगर थोड़ा हम डिसमिसल समरी थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि परसेंटेज जो उनका कॉट होने का है वो मोस्टली ज्यादा है, एंड ओपनर्स है तो उनका थोड़ा रहता है कि लाइक आप हिट करते हो, बॉल को थोड़ा फ्लाइट देते हो, तो ओपनर्स का वो एक डिसमिसल काउंट आई एग्री कि हाँ ठीक है 139 जस्टिफाइड है कि आप इतने टाइम से एक्सपीरियंस हो, आप इतना खेल रहे हो, बट एक वो जो दूसरा 33 है जो 16.1% का है, 33 का डिसमिसल, अगर उस चीज को अगर हम और हाईलाइट करें तो वो बोल्ट का परसेंटेज है कि वो कितने बार बॉल मिस हुआ है। तो हमने देखा कि इस बार स्मृति मंदाना ने काफी बॉल को जज करके टाइम लेके, क्योंकि स्टार्टिंग में वो 10 ओवर जो थे इंडियन बैटिंग लाइनअप के स्टार्टिंग में, वो उन्होंने सिर्फ 40 रन करीब बनाए थे, तो वो उस समय मोमेंटम में आ रहे थे, बट जैसे ही मोमेंटम बना कि वो 10 ओवर में हमें लगा कि सिर्फ 40 रन बने हैं, 300 का शायद टोटल उस समय लगा नहीं होगा कि बन सकता है, क्योंकि पहले मैच में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, 10 ओवर में काफी रन थे, तो आपको लगा उस समय शायद जब 300 का टोटल टच नहीं हुआ, तो इस बार लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, बट थिंग्स वर डिफरेंट एंड स्किपर हरमनप्रीत कौर आए एंड
उन्होंने वो 88 बॉल्स खेले एंड 103 रन्स बनाए, तो काफी उन्होंने रन्स बनाए एंड उनके रन्स लाइक 37 रन्स अगर वो और बनाते तो उनका 7000 इंटरनेशनल रन्स पूरा हो जाता, तो वो भी एक बड़ा रिकॉर्ड था। एंड वो प्लेयर ऑफ द मैच भी उनको इस इतनी अच्छी पारी के लिए दिया गया कि इतना अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करके उन्होंने किया। तो देखते हैं कि नेक्स्ट में हमें क्या साझेदारी देखने को मिलती है। अब स्मृति मंदाना के बाद हम बात करेंगे दीप्ति शर्मा के बारे में, कि अभी जूली ने मेंशन किया था कि बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं वो इस सीरीज में, कि पहले भी 2 विकेट्स लिए, इस बार भी 2 विकेट लिए। एंड मारिजान कैप जो कि एकदम सेट बैटर थे उस पॉइंट पे, शी वाज हिटिंग एंड शी वाज टॉकिंग विद बाउंड्रीज, उनको उन्होंने आउट, वहां पे लगा कि अगर वो उस समय आउट नहीं होते तो मे बी साउथ अफ्रीका वुड हैव चेज्ड इन, 5 ओवर बच भी जाते, वो इतना अच्छे उस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे एंड परफॉर्म उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो दीप्ति शर्मा के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो जूली आपसे शुरुआत करते हैं, आप दीप्ति शर्मा के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहती हैं? पिछले मैच में अगर हम देखें तो 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे, और मारिजान काप जैसे कि प्रशस्ति आपने मेंशन करा, तो वो बहुत बड़ा विकेट, और अक्सर हम जैसे कि कहते हैं कि शी गॉट द बिग, तो अगर वो विकेट वहां पे नहीं लेती इंडियन टीम तो शायद हम कुछ और बात करते होते, शायद मैं, आप और अंकित इतने खुश नहीं होते सेकंड ओडीआई के बाद, वो मैच जरूर साउथ अफ्रीकन टीम जीत जाती। बट दीप्ति शर्मा, थैंक्स टू हर, और उन्होंने जो प्रेशर के अंदर जो गेंदबाजी, और मेरे ख्याल से उनका जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, जो इतने सालों से वो खेलते आए, तकरीबन 10 साल हो गए उनको खेलते हुए, और हरमनप्रीत कौर को भी काफी कॉन्फिडेंस है कि जब भी प्रेशर सिचुएशन होता है वो दीप्ति शर्मा की ओर देखती है और उनको गेंद थमाती है, और दीप्ति शर्मा शी ऑलवेज डिलीवर्स। उन्होंने कुछ करा, मारिजान काप की विकेट ली, और यहाँ पे वो स्टैट काफी बेहतरीन है, वहां पे जो विकेट्स बाय बैटर अगर हम देखें, आई थिंक मारिजान काप का 3 बार उन्होंने विकेट लिया है, तो शायद हरमनप्रीत कौर को भी ये मैचअप मालूम होगा। दीप्ति शर्मा मारिजान काप 3 बार आउट करा है, लॉरा वुल्फार्ट को 4 बार आउट करा है, तो ये बहुत ही बेहतरीन मैचअप था इंडियन पर्सपेक्टिव से, और वैसे ही कुछ डिलीवर भी हुआ सेकंड ओडीआई के अंदर। तो दीप्ति की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, उनकी जो लाइन जो भी वेरिएशंस रहते हैं वो देखने में काफी मजा आता है, पेस को काफी अच्छी तरीके से वेरी करती है, और टिपिकल स्पिनर्स की तरह वो ज्यादा फ्लाइट नहीं देंगी, वो बैटर्स को हमेशा थोड़े से कंफ्यूजन में रखेंगी कि मैं आगे खेलूं या पीछे खेलूं, और वो कंफ्यूजन आता है किसी भी बल्लेबाज के मन में तो विकेट अक्सर चली जाती है। और मारिजान काप जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, तो एक सेट बैटर का उन्होंने विकेट लिया, तो आई थिंक क्रेडिट टू दीप्ति शर्मा, बहुत बेहतरीन लगा उनका प्रदर्शन, 2 मैचेस 4 विकेट्स। तो देखते हैं अभी तीसरे ओडीआई में ऐसा परफॉर्मेंस होता है। और ऑब्वियसली अगर हम बल्ले से भी बात करें तो पहले ओडीआई में जब उनको बल्लेबाजी का मौका मिला था तब उन्होंने मेरे ख्याल से 37 ऑड रन करे थे, और स्मृति मंदाना के साथ वो 80 प्लस की पार्टनरशिप भी रची थी वहां पे। तो बैटिंग ऑल डिपार्टमेंट्स, आई थिंक दीप्ति शर्मा प्रोबेबली आर्ग्यूएबली वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर। डेफिनेटली आई एग्री, दीप्ति शर्मा का परफॉर्मेंस दोनों से बहुत अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे भी 99.5 99 फॉर 5 था, एंड उस समय दीप्ति आए एंड उन्होंने स्मृति के साथ वो साझेदारी बनाई। एंड अगर उनका डिसमिसल समरी आपने जो उसमें मेंशन किया कि उन्होंने 3 बार काप को आउट किया, 4 बार उन्होंने लॉरा को आउट किया, तो साथ ही साथ अगर हम उसमें और नजर डालें तो उसमें ब्रिट्स को भी उन्होंने आउट किया है, एंड साथ ही साथ सुनील लुइस का भी विकेट उन्होंने लिया। तो एक तरीके से पूरा साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर जो है, जो उनका मेजर जो रन्स बनाते हैं, उनके सबके उन्होंने 3 से 4 बार उनका विकेट लिया है। तो आई गेस कि उस समय हरमनप्रीत का बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी था कि उनको विकेट दें, क्योंकि काप एंड लॉरा दोनों ही बहुत अच्छा बैटिंग उस समय कर रहे थे, 184 का पार्टनरशिप भी बन गया था, तो उसको तोड़ा है दीप्ति शर्मा ने। तो काफी क्रूशियल पॉइंट्स पे वो आते हैं एंड बॉलिंग करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक उनका स्किल है कि वो इतना लाइक डिपेंडेंसी है उनपे हरमनप्रीत की, एंड वो उस चीज पे खरे भी उतरते हैं कि इतना प्रैक्टिस किया है, तो उस चीज को वो स्किल्स उनकी इतनी शार्प है कि वो विकेट लेते हैं। तो अब हमने इतनी बात करी है इंडियन दीप्ति शर्मा की, एंड हम इतनी देर से मारिजान कैप का नाम ले रहे हैं, तो उनके बारे में भी अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहती हूँ कि मारिजान कैप ने लाइक उनका इस बार डिसीजन था कि उनको एज अ बैटर लिस्ट किया गया था इस पूरे सीरीज में, ओडीआई सीरीज में, कि वो बॉल नहीं करेंगे, सिर्फ बैट से प्रदर्शन देंगे, जो हमें पहले मैच में दिखा कि उन्होंने जो बीच में एक सुनील लुइस के साथ जो एक साझेदारी बनी थी, वो मारिजान कैप ने शायद 23 ऑड रन्स की कुछ बनाई थी, तो वो उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन वहां पे दिया था। बट जो नेक्स्ट मैच था सेकेंड ओडीआई, उसमें उन्होंने इतनी फास्ट एक अपनी सेंचुरी रजिस्टर करी, अपनी 3rd ओडीआई सेंचुरी रजिस्टर करी,
तो वो जो एक होप थी उन्होंने साउथ अफ्रीकन की दोबारा जगाई कि इतना बड़ा टोटल था आपके सामने, इतना बड़ा लक्ष्य आप जब चेस करने जा रहे हो 326 का, उसको आपको फेस करना है एंड आपको वो लॉरा वुलवर्ड जो इस समय उधर दूसरे स्ट्राइक रेंज पे थे एंड उनको भी था कि रन्स बनाने, तो उनका उन्होंने साथ निभाया एंड काफी क्लोज लेके आए वो मैच। तो इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो अंकित, आप से डिस्कस करना चाहती हूँ मैं कि मारिसान कैप के बारे में आप उनके जो भी रिसेंट फॉर्म है मोस्टली उस पे आप क्या कहना चाहते हैं, जो ये ट्रांजिशन उनका फ्रॉम बॉलर टू बैटर हुआ है उस पे आप क्या बोलेंगे? आई थिंक पिछले मैच में व्हेन देयर वाज अ मोमेंट जब वो आउट हुई एंड आई थिंक जब लास्ट ओवर में डी क्लर्क ने भी विकेट दिया, आई थिंक जब कैमरा गया था उनके चेहरे पे, आई थिंक नाखुशी नजर आ रही थी। आई थिंक इट टुक 2 to 3 hours for both Laura Walbert and Madison Cap to recover because बहुत नाजुक स्थिति थी जब आई थी because स्मृति मंदाना ने विकेट लिया था सुनील लूज को एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर भी थोड़ा वल्नरेबल रहा है बिकॉज बहुत जल्दी आई थिंक विकेट्स दे देते अपने लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं हम टॉप ऑर्डर में। अपार्ट फ्रॉम लॉरा किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो उसके चलते इन दोनों लॉरा और मैडिसन कप आई थिंक इनके ऊपर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एंड आई थिंक फ्रॉम it was obviously it came in a losing cause, but from recovering South Africa to almost taking them to one of the most famous victory I would said अगर वो मैच जीते तो but इस सारे फेस में आई थिंक जो हार्डवर्क उन्होंने आशा शोभना के बॉल्स या फिर आप बिकॉज वहाँ पे पूजा वस्त्रकर ऑब्वियसली लेट आए लेकिन राधा यादव का भी स्पेल चल रहा था, दीप्ति शर्मा भी थी, तो इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम। बट आई थिंक नजर आया कि एज अ बिकॉज एट टाइम्स होता है व्हेन अगर आप मैरिजन कैप बॉलिंग नहीं करती कोई भी मैच में तो शायद वो मैरिजन कैप नहीं मानी जाती बिकॉज शी इज नोन फॉर हर ऑलराउंड कैपेबिलिटीज। लेकिन पिछले मैच में आई थिंक बैटिंग के साथ जो हमें नजर आया आई थिंक इट शोड की आई थिंक प्योरली एज अ बैटर ऑल्सो उनका कद कितना बढ़ जाता है एंड आई थिंक ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के लिए लास्ट मैच भी क्रूशल रहेगा बिकॉज आपकी निगाह वर्ल्ड कप की तरफ है एंड आई थिंक चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में भी दे विल लाइक टू गेट अ विक्ट्री जस्ट टू मेक श्योर कि कोई इफ्स एंड बट्स वाली कहानी ना आए जहाँ पे फंस सके बिकॉज श्रीलंका भी अभी ऑलमोस्ट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग द व्हाइट वॉश ओवर वेस्ट इंडीज, सो things can get tied up for that. So for that I think it will be crucial for South Africa to get a win and keep themselves in the hunt. या एंड उनके रन्स बाय इयर्स अगर हम उस पे देखें कि उन्होंने कितने रन्स बाय इयर्स बनाए हैं, सो 2021 में उन्होंने लाइक 2022 माफी चाहूंगी 2022 में उन्होंने 350 रन्स बनाए। उसके साथ अगर 23 में हम बात करें कि पिछले साल उनके कितने रन्स, तो 300 का आंकड़ा उन्होंने टच किया एंड 24 की अभी शुरुआत हुई है एंड इसी में हमें उनकी एक शतक मिली एंड उसमें ऑलरेडी वो 382 जो उनका 300 का मार्क था वो भी उन्होंने क्रॉस करके 382 रन्स बना लिए एंड अभी सिर्फ जून हुआ है एंड 6 मंथ्स और आपके बचे अभी इस पूरे साल को कंप्लीट होने में। तो डेफिनेटली एज अ बैटर इस समय बहुत अच्छा उनका फॉर्म चल रहा है कि वो काफी रन्स स्कोर कर रहे हैं विद द बैट एंड जो भी हम अभी बात किया कि ये जो टोटल था इंडिया को, मतलब इंडिया ने इतना बड़ा खड़ा किया, बट ये एग्रीगेट का जो पहले जूली आपने मेंशन किया था कि सेकंड रिकॉर्ड है, बट ये जो मैच का सेकंड इनिंग्स का टोटल था वो हाईएस्ट है इस समय वुमेन्स ओडीआई में। लाइक सेकंड इनिंग्स में 321 जो साउथ अफ्रीका ने रजिस्टर करे हैं वो हाईएस्ट है सेकंड इनिंग्स में। सो एक डेफिनेटली बहुत ट्रीट था ये मैच देखने में। तो अब थोड़ा बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में। तो हमने देखा फर्स्ट ओडीआई में नडीन डी क्लर्क उसका हिस्सा नहीं थे, बट सेकंड ओडीआईज में उनको मौका मिला एंड वो आए एंड बॉलिंग से उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, पर बैटिंग का एंड में जो उन्होंने एक 28 रन्स खेले, क्विक फायर जो 28 रन्स उन्होंने बनाए उस समय, तो वो काफी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वहां से दोबारा होप लगी कि मारिसान कैप अभी आउट हुए हैं, शायद वो चीज दोबारा मोमेंटम टूट गया, अब नहीं बनेगा, बट उन्होंने फिर बाउंड्रीज में बात करनी स्टार्ट करी। बट पूजा वस्त्रकर डेफिनेटली इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट बॉलर्स हैं। उन्होंने वो लास्ट ओवर डेथ का फेंका एंड उसको उन्होंने आउट किया, फिर उसके बाद उन्होंने शंगासे को भी आउट किया, तो एक उस समय एक प्रेशर सिचुएशन बन गई उस समय साउथ अफ्रीका के लिए। तो इनके बारे में जूली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करिए।
नडीन डी क्लर्क उनको काफ़ी सरप्राइजिंग था कि पहले ओडीआई में मौका नहीं मिला था प्लेइंग 11 के अंदर। आई थिंक साउथ अफ्रीका ने क्विकली शायद वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करा। सेकंड ओडीआई में हमने उनको देखा प्लेइंग 11 में, और वो जो मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाजी करने आती है, वो काफ़ी, मुझे लगता है वो पिंच हिटर के रूप में है नडीन डी क्लर्क। वो नेचुरली काफ़ी एग्रेसिव बल्लेबाज है, और हमने देखा भी होगा जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो लीग्स होती है, जैसे कि हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वो ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलती है WBBL के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, फिर ओवल इंसिबल्स के लिए भी वो खेलती है जो इंग्लैंड में होता है द 100 टूर्नामेंट। तो वहां पे भी वो आक्रामक बल्लेबाजी की जानी जाती है, और सेकंड ओडीआई में भी उन्होंने वैसे ही कुछ करा। 28 रन उन्होंने करे 22 गेंदों में, उसमें दो चौके और एक छक्का भी लगाया था उन्होंने। तो काफी एग्रेसिव इंटेंट से वो बल्लेबाजी कर रही थी, और शायद अगर वो आखिरी ओवर पूजा वस्त्रकर का थोड़ा सा बेहतर होता तो जरूर क्रॉस कर लेती वो लाइन। नडी डी क्लर्क तभी बल्लेबाजी कर रही थी, वैसा हो सकता था, बट वैसा हुआ नहीं। बट देखना होगा कि अभी जो तीसरा ओडीआई है उसमें अगर उनको मौका मिलता है तो उनका कैसा प्रदर्शन रहता है। अगर हम इनका डिसमिसल भी देखें, डिसमिसल समरी अगर इनकी हमें पता चले कि इंडिया के अगेंस्ट उनका कैसा रिकॉर्ड रहा है, तो आई थिंक और क्लियर हो सकता है पिक्चर, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा पूजा वस्त्रकर ने उनको काफी ट्रबल करा था। बट थिंक शिखा पांडे, आई थिंक उन्होंने, और झूलन गोस्वामी, हम ऊपर देख सकते हैं, मतलब पेस बॉलर्स जो है उनके खिलाफ आई थिंक नडीन डी क्लर्क को काफी परेशानियां हुई है। हम वही देख सकते हैं, झूलन और शिखा पांडे का नाम वहां पे राइट एट द टॉप है। 2 बार उन्होंने उनको आउट करा है, और आई थिंक यही है कि पेसर्स के खिलाफ अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है नडीन डी क्लर्क को, बट आई थिंक वो गेम का उनका पार्ट है, वो एग्रेसिव बैटर है, लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हैं ओवर्स से जिनकी हम बात करते हैं, वहां पे वो बल्लेबाजी करने आते हैं। तो अक्सर ये आई थिंक स्टैट ज्यादा हैरानी वाला है नहीं। और अगर हम डिसमिसल समरी भी देखें उनका कैसे हुआ है, तो आई थिंक 50% टाइम्स वो कॉट हुई है, तो वही ऑब्वियस अटैक करने जा रही है और वो कॉट आउट हो रही है। तो यही दिखा रहा है नडीन डी क्लर्क के बारे में। बट आई थिंक उनके लिए आई थिंक पर्सनली सेकंड ओडीआई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा। डिसअपॉइंटेड जरूर होंगी वो, बट आई थिंक तीसरे ओडीआई वो जरूर चाहेंगी कि आई थिंक शी विल बी एबल टू रिडीम हरसेल्फ। या डेफिनेटली उनका वापसी हुआ है अभी सेकेंड ओडीआईज में, तो साउथ अफ्रीकन साइड भी उनसे उम्मीद करेगा कि वो थर्ड में परफॉर्म करे, व्हाइट वॉश ना होने दें, क्योंकि उन्होंने भी वो चीज देखी होगी कि जब पहली बार आप इतने कम टोटल में 143 की आपको वो हार जो मिली थी उसमें आप आउट हो गए, तो उसको उन्होंने सोचा होगा, तो इसलिए उनका एडिशन हुआ एज अ बैटर, क्योंकि जूली आपने सही बात बोली कि वो बैटिंग में भी बहुत उनका एक पिंच हिटर है एंड रन्स बनाते, तो वही हमें क्विक फायर पिछली बार देखने को मिला, एंड उसी में पूजा वस्त्रकर ने उनको आउट किया। तो एक काफी अच्छा कॉन्टेस्ट था, मैं बोलूंगी सेकेंड ओडीआईज का भी। सो मैं दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज हमारी वेबसाइट विजिट करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको ये पूरा डिसमिसल समरी, विकेट समरी जो हम डिस्कस करते हैं वो आप भी जाके खुद देख सकते हैं कि कौन से ईयर से, कौन सी टीम से, एंड कब कब उनने कब परफॉर्म किया है। सो काइंडली विजिट दैट। एंड अब थोड़ा हम फैंटेसी 11 की ओर बढ़ते हैं। फैंटेसी 11 ऑफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड ओडीआई, कि कैसा हमारा टीम हो सकता है, हम उसको कैसा सोच सकते हैं कि वो हमको पॉइंट्स दें। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें थर्ड वनडे बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के लिए, आई थिंक हमने विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हमने ऋचा घोष को लिया। आई थिंक पिछले मैच में ऑब्वियसली बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट्स दे सकती है, एंड ऑब्वियसली शी इज अ बैटर, तो उम्मीद करें कि अगले मैच में बैटिंग मिले तो आई थिंक डेफिनेटली क्रूशियल रन्स बनाएंगी। एंड उसके अलावा 3 बैटर्स लिए हमने, जिसमें से 2 भारतीय है। स्मृति मंदाना, आई थिंक शी बिकम्स द कैप्टन बिकॉज 2 शतक लगातार मारे हैं, एंड जिस तरीके का फॉर्म है, आई थिंक तकनीकी रूप से अभी आउट करना इनको इस फॉर्म में बहुत मुश्किल रहेगा साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के लिए, तो उस लिहाज से आई थिंक शी बिकम्स अ वेरी गुड चॉइस। एंड ऑब्वियसली हरमनप्रीत कौर, उन्होंने भी शतक मारा था पिछले मैच में, बहुत कम गेंदों में उन्होंने अपना शतक मारा, तो एक बार फिर निगाह होंगी इस भारतीय कप्तान की तरफ की, जो एक बार फिर से रन्स बनाए। एंड ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की जो कैप्टन है लोरा वॉलबर्ट, उनको भी हमने पिक किया बिकॉज पिछले मैच में इनका भी शतक था, तो देख सकते हैं कि इतने सारे शतकवीर थे हमारे पास पिछले मैच में, तो कैन ऑल्सो बी अ वेरी डिफरेंशिएटर कैप्टन अगर आप स्मॉल लीग्स में जा रहे हो, बट फिलहाल हमारे पास ये इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपर्स एंड बैटर्स। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें इस फैंटेसी प्लेइंग 11 के अंदर, तो 2 बड़े ऑलराउंडर्स इस फैंटेसी टीम के अंदर है, मारिजान काप और दीप्ति शर्मा। मारिजान काप जैसे कि हमने देखे ओडीआई में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी,
और दीप्ति शर्मा पिछले मैच में उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे। बैटिंग का मौका नहीं मिला था, बट फर्स्ट ओडीआई में भी उनका बैटिंग के साथ अच्छा प्रदर्शन रहा था। 37 रन तकरीबन बनाए थे। उनके अलावा 2 और ऑलराउंडर्स है, नदीन डी क्लर्क, जिनके बारे में हमने जस्ट बात करी थी। वो जो क्विक फायर नॉक उनका आया था 28 रनों का 22 गेंदों के अंदर, और ऑलमोस्ट लगा था कि वो साउथ अफ्रीका को पार ले जाएंगी, पर पूजा वस्त्रकार की उन्होंने विकेट ली, और इसीलिए चौथा ऑलराउंडर जो इस फैंटेसी 11 के अंदर है वो है पूजा वस्त्रकार। पिछले मैच में जो फाइनल ओवर उन्होंने करा था 10 रन डिफेंड करे थे सक्सेसफुली, तो पूजा वस्त्रकार उस टीम का हिस्सा है। और दीप्ति शर्मा इस फैंटेसी प्लेइंग वाइस कैप्टन जरूर होंगी उनके ऑलराउंड कैपेबिलिटीज के लिए। जी, अगर बॉलर्स की बात की जाए तो मैंने खाका और क्लास को लिया है साउथ अफ्रीकन साइड से। खाका ने पिछली बार विकेट नहीं लिया था, बट फर्स्ट ओडीआई में उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, तो उनको इस मैच में हमने रखा है। एंड क्लास ने भी पिछली बार 1 विकेट लिया था, उससे पहले भी उनको सफलता प्राप्त हुई है, तो वो कंसिस्टेंट रहे हैं, तो वो एक हमारा ऑप्शन हो सकता है। एंड आशा शोभना फर्स्ट में उन्होंने 4 विकेट हॉल लिया था अपने डेब्यू मैच में, के बाद सेकंड ओडीआई में थोड़ा उनको उतना सफलता प्राप्त नहीं हुई, बट कमबैक का बहुत चांसेस है कि वो नेक्स्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगर बैकअप्स अगर ये हमारा प्लेइंग 11 है, इसमें आपको नहीं मिले तो आप सुनील लुइस को फर्स्ट ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बैट से दोनों बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। शेफाली वर्मा एज एन ऑप्शन आप इंडियन साइड से रख सकते हैं कि एज एन ओपनर अभी उनका वो बल्ला नहीं चला है जिसकी हम बात करते हैं, बट अगर वो हुआ तो काफी आपको पॉइंट्स दे सकती हैं। एंड राधा यादव बॉलिंग ऑप्शन से हो सकते हैं इंडियन साइड से, एंड मलाबा फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन साइड इन द बॉलिंग लाइन। सो दिस वाज अ फैंटेसी 11 ऑफ साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया थर्ड ओडीआई। सो अब थोड़ा हम बात करते हैं कि प्रेडिक्शंस के बारे में कि थर्ड ओडीआई मैच है, एंड हमने बोला है कि लाइक इंडिया हैज नथिंग टू लूज नाउ, क्योंकि उन्होंने ये सीरीज अपने नाम पे सील कर ली। एंड लास्ट मैच भी जो है वो साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जूली आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप बताइए कि ये कितना टफ कॉन्टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी ड्रास्टिक हमें देखने को मिला कि 143 का विक्ट्री, फिर उसके बाद क्लोज कॉन्टेस्ट ऑफ ओनली 4 रन्स। सो एक ग्राफ बहुत चेंज हुआ हमें देखने को मिला कि जब रन्स कम इंडिया ने बनाए तब हमने ज्यादा मार्जिन से जीता, एंड जब इतना बड़ा टोटल खड़ा था तब इतना फाइटिंग मिला कि 4 सेंचुरीज हो गई, जो अनएक्सपेक्टेड था, जो फर्स्ट टाइम वुमेन्स ओडीआई में हुआ है। सो जूली, मैं बस आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। थिंक दूसरे ओडीआई के बाद आई थिंक हम सबकी भूख भी एज वुमेन्स क्रिकेट फैंस बढ़ गई होगी। शायद हमें और एक क्लोज कॉन्टेस्ट देखना होगा ये तीसरा ओडीआई कैसे प्ले आउट होता है। और ऑब्वियसली फर्स्ट ओडीआई जो था उसके बाद जो सेकंड ओडीआई हुआ काफी अनएक्सपेक्टेड था, इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, बट देखने में काफी मजा आया। तो उम्मीद है कि थर्ड ओडीआई भी वैसा ही क्लोज हो। बट जैसे कि हमने ये डिस्कशन में पहले भी मैंने जिक्र किया, इंडियन टीम वो अपना बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अरुंधति रेड्डी, जिनको हमने देखा कि पिछले मैच में उनको ओडीआई डेब्यू भी मिला, रेणुका सिंह ठाकुर को रेस्ट दी गई थी, अरुंधति रेड्डी को शामिल किया गया था। शायद ज्यादा हैरानी नहीं होगी कि अगर पूजा वस्त्रकार को रेस्ट दी जाए और शायद शबनम शकील को उनकी जगह मिले। बट हालांकि पूजा वस्त्रकार एक ऑलराउंडर है, शबनम शकील मोर ऑफ अ बोलिंग ऑप्शन, बट देखना होगा कि कैसे प्ले आउट करती है। बट आई थिंक ओवरऑल प्रेडिक्शंस मेरे यही होंगे कि शायद वो जो 2021 का वो जो बदला है वो लेने में कामयाब हो चुकी है। बट आई थिंक एक व्हाइट वॉश जिसकी हमें बतौर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट फैंस उम्मीद होगी, आई थिंक एक व्हाइट वॉश एक्सपेक्टेड है। या ये बहुत एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड ये इंडिया का लोएस्ट मार्जिन विन था ओडीआईज में, अगर हम और स्टार्ट को और ध्यान से देखें कि 4 रन जो वो जीते हैं, तो ये लोएस्ट मार्जिन था। सो अंकित, तो मैं आपके भी थोड़े व्यूज सुनना चाहती हूँ कि आप, ये तो जूली की राय थी, आप क्या कह सकते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाइट वॉश होगा, या फिर साउथ अफ्रीका को वो 2 चैंपियनशिप पॉइंट्स मिल सकते हैं, या फिर बारिश भी हो सकती है, क्योंकि सेकंड ओडीआई में हमने देखा कि बीच में थोड़ा बहुत वेदर ने डिस्टर्ब किया था मैच को, बट दे वर बैक ऑन फील्ड। तो वो चीज को नेक्स्ट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक अगर इंडिया होलसेल चेंज करता है, आई थिंक जहाँ पे जूली ने भी कहा कि बेंच स्ट्रेंथ को अगर चेक करना है, तो शायद उसके चलते अगर एक इनएक्सपीरियंस इंडियन साइड अगर हमें देखने मिला, तो शायद फिर साउथ अफ्रीका का
they might go up with their first win of the series and obviously last match है, but उनके point of view से as we have discussed कि बहुत crucial match है because वो नहीं चाहेंगे कि फर्स्ट जाए because 23 पॉइंट पे फिलहाल है, एक विन तो लेके जाना चाहेंगे एंड थोड़ा बिकॉज जिस तरीके से फाइट बैक सेकंड वनडे में भी मिला, यू फील बैड अबाउट दैट एज वेल कि इतना आखिरी गेंद तक वो मैच गया एंड लोरा जिन्होंने बहुत खूबसूरत पारी के लिए ऑब्वियसली मैरिजन कप की भी थी, तो उस लिहाज से आई थिंक दे माइट लुक फॉर दैट विक्ट्री, बट ऑन द अदर साइड अगर मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया ज़्यादा चेंजेस ना करे बिकॉज प्रिटी मच मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी कह रहा हूँ, लेकिन आई फील कि यही 11 होने वाला है आपका लगभग वर्ल्ड कप के लिए। ऑब्वियसली एक आध चेंज आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेणुका सिंह रहेगी कि नहीं, बट आई फील दिस इज द पोटेंशियल 11 जो हमें वर्ल्ड कप के अगले वनडे वर्ल्ड कप जो इंडिया में है उसके लिए नजर आ सकती है ये 11। तो मैं आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट होलसेल चेंजेस बिकॉज ये टीम अब 2 लगातार मैचेस जीते हो, you don't want to change something that is really not broken, so I would be pretty much happy if we go with pretty much the same 11 the third one day. लेट्स सी कि थर्ड ओडीआई में क्या होता है एंड दर्शक आप भी प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट वाले मैच में कि किसका एडिशन हो सकता है, क्योंकि हमने स्क्वाड एनालिसिस पे भी एक वीडियो बनाया, तो प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो एंड उसमें भी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्लेयर्स है जो इंडिया की तरफ से आए हैं एंड शबनम शकील का भी एंटर हुआ है अभी, तो उनको भी क्या ले सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें, क्योंकि ये पूरा मल्टी फॉर्मेट का सीरीज हम यहीं पर कवर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू गाइस गेस्ट फॉर अटेंडिंग।